Hey learners, welcome to my channel. I'm your friend Megha, and today, this is my first literature video of my YouTube journey, so I hope you all like this definition. Let's not waste the time and start the lecture. So, today's topic is English language teaching ELT in India. In the video, we'll discuss about the function of English in contemporary India, short history of ELT in India, problems of teaching English in India as well as in Jharkhand. So, methods and approaches. There are basically we have eight prominent methods in ELT जिन्हें हम इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे. So the first one is the grammar translation method, the direct method, the audiolingual method, the silent way, the suggestopedia, communicative language learning, communicative language teaching. ये 8 मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर के द्वारा आजमाए गए. यहाँ तक कि बीएड और डीएलएड जैसी ट्रेनिंग्स में भी ये मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. हमें इन डेप्थ इन सबको पढ़ना होगा और साथ में डिस्कस करते चलेंगे. सो मुझे जो पता है मैं वो बताऊंगी, आप लोग भी कॉपरेट करते चलना इन कमेंट सेक्शन. ओके लर्नर्स, हम लोग ये तो जानते हैं कि वर्ल्ड हैज़ मोर देन 6,000 लैंग्वेजेस वर्ल्ड in records, also some such which don't have records. For example, पेन की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में कलम बोलते हैं. ओके इन हिंदी. सो इन साउथ अगर हम लोग इसे इस नाम से बुलाते हैं तो शायद ही लोग होंगे जो समझेंगे, क्योंकि वो लोग तो तमिल जान रहे होंगे ना. बट अगर हम इंग्लिश में पेन इसे एक छोटे से बच्चे से भी कहते हैं, चाहे वो किसी भी गांव से रिलेट करता हो, वो ईजिली इसे समझ जाएगा. बिकॉज इंग्लिश इज़ मोस्ट ओपन एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. English has made from different languages like Sanskrit, Latin, German, French. English जो है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन लैंग्वेज है. संस्कृत भाषा से भी इंग्लिश में कई ऐसे शब्द हैं जो उठाए गए हैं, जैसे जंगल, मंत्र एक्सेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्चुअली. सो ब्रिटिशर्स ने ये लेगेसी स्टार्ट की थी. वो जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बनाते थे वहाँ इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलता था. 18th और 19th सेंचुरी में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इनके अंदर आता था और उस समय इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलनी स्टार्ट हो गई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती आई है. सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती आई है एक्चुअली, ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली ऑल्सो. दे यूज टू डिग्रेड वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस. वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस यानी हमारी मातृभाषा, जैसे कि संस्कृत, मैथिली, मदरसा, पाठशाला लैंग्वेज, अरबिक, etc. एंड imposed इंग्लिश एवरीवेयर. दे यूज टू impose इंग्लिश everywhere as it is a degree awarding subject, so we have to study English. And then the United States also follows the legacy of English as official language. They introduced pedagogical courses for English literature language in 1940s. And after 1940s there were so many discoveries, inventions as well as growth has come in English language. अगर हम किसी डेवलपिंग कंट्री से हैं और हमें किसी डेवलप्ड कंट्री में जाना है, शिफ्ट होना है एजुकेशन पर्पज़ से या जॉब रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो इंग्लिश कंपलसरी है, सो दैट यू कैन ईजिली मैनेज द वे ऑफ सर्वाइवल. अंडरस्टूड. जब दो लोग अलग अलग कंट्री से या स्टेट से होते हैं तो एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो उन्हें जोड़े रखती है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. इंग्लिश हैज़ आल्सो बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज इन द एरा ऑफ 20s. सो गाइस, अब लोग इंग्लिश के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए हैं. अब हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन ऑफ मेथड इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. पहले मैं इंग्लिश में समरी बताऊंगी, देन इसे ट्रांसलेट करूंगी फॉर योर हेल्प. ओके. सो
Through this method, the reformers were used to teach language by teaching grammar or practicing grammar, and the term introduced by W.H.D. Rossey. It remained a dominant method from 1840 to 1940, which is challenged by reformists, on which W.H.D. Rossey says that if you learn grammar of the specified subject, then definitely you will learn grammar of the subject, but never learn the language from grammar. Okay. For example, if we you if we practice the grammar portion of Sanskrit language, then we will able to correct them the actually given sentence, but never be able to speak Sanskrit fluently. रॉसे ये कहते हैं कि जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का यूज़ किया जाता है, बट रिफॉर्मर्स का अगर हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंसेस को नेटिव लैंग्वेज में चेंज करने का तरीका हमें डेफिनेटली पता होगा, बट हमें लैंग्वेज की नॉलेज नहीं हो सकती, हम कम्युनिकेट करना नहीं सीख सकते इसके द्वारा, ग्रामर प्रैक्टिसिंग के द्वारा इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होगा. एंड later they rejected the method and introduced another, which is the direct method or natural method. The direct method introduced by F. Godwin, a reformist. He told that we should teach the target language without translation in the native language, or we can say teach the language naturally, because it is not based on language concerning, but language concerning is very conscious process. It based on language acquisition and not on language learning, which involves actions, symbols, and explaining the world from pictures, or doing the work the specified word as per sentences, so that the learners could learn easily with that particular form of foreign or second language, through which we only translate the target language into our native language. It develops our writing skill and correction of sentences, but can't get our practice on speaking fluently. सो डायरेक्ट लैंग्वेज को हम नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं, जो कि एफ गॉविन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी. इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं थ्रू कम्युनिकेशन एंड विदाउट ट्रांसलेटिंग इनटू नेटिव लैंग्वेज. ये एक मोनोलिंगुअल टीचिंग अप्रोच है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन या वर्शिप पर बेस्ड है, जिसमें एक्शन डेमो भी प्रेजेंट किया जाता है कभी कभी. The third one is the audiolingual method, ALM. This audiolingual method, developed by USA during Second World War, promotes foreign language learning, in which they used to remember to learners any certain vocab and structures for conversations purpose, but it can only use for any foreign languages, so that we could communicate from their native people, just to live with them from their native people, just to live with that specified nation. Okay, it cannot creative at all. For education purpose, learners only learn the limited structures and verbs and just a role of memory. People who has power to build sharp memory power, only they can adjust with the rule. So definitely it is not sufficient to teaching any languages. There is no role of intelligence, but just to teach for communication basics. ओके, सो ऑडियोलिंगुअल मेथड में ये कहा गया है कि एक तो ये यूएसए से इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट रिफॉर्मर्स सेड दैट इट इज़ फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें हम सेलेक्टेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को चूज़ करके रट लेते हैं एक तरह से. हाँ, बचपन से हम सभी करते आ रहे हैं ना, रट्टा मार, जस्ट वही है. या और फॉर कन्वर्सेशन पर्पस
बस बोल चाल करने के लिए अगर हम फ्रेंच सीखते हैं तो वो लिमिटेड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स को हम याद कर लेते हैं ताकि हम किसी से फ्रेंच में बात कर सके, जर्मन में बात कर सके. इट इज़ नॉट क्रिएटिव, ओके, बट ओनली डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी पावर. Fourth one is the total physical response TPR, the method given by Harold and Dorothy Palmer in 1925, teaching through physical activities. We have to coordinate of our speech and action and the most of the grammatical structures of the target language and hundred of vocabulary items can be taught or learned from this skillful use of sentences by the teacher. Both of the variables should be same during the teaching so that person can easily focus and memorize the particular word from your actions during the teaching. Basically we can teach easily through the approaches towards the language learning teaching. For example, we ask to do right, stand up, sit down, go ahead, turn round, come in, open your mouth, shut up, etc. Such more commands through our actions and we use to add orders and prohibitions into the imperative sentences. सो इन टीपीआर जो कि हैरोल्ड एंड डोरथी द्वारा 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें हम लैंग्वेज को फिजिकल एक्टिविटीज़ से सीखते हैं. ओके, लर्नर्स शुड कोऑर्डिनेट, लर्नर्स को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है एजुकेटर के साथ. माइंड एंड स्पीच इन द मेथड मोर देन 1000 वर्ड्स हम सभी एक्शंस के सहारे सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, कम इन, गो आउट, शट अप, ओपन योर माउथ, एक्सेट्रा. The fifth one is the silent way. The method was given by Caleb Gatengu in his book Teaching Foreign Languages in Society, The Silent Way, in 1960. So in silent way, teacher used to teach with colored sticks and questionnaire rods, but teacher must be silent. Must be silent. Learners will produce their own language. Pronunciation is fundamental. Then learn it through colors. Means sounds are taught by colors. Learners can produce language any way. But can't translate. Won't be written learning. Nothing will be memorized and intelligence will be hit. The mental capability of students will hit so that they will able to produce own language, but most important thing, the instructor should be silent in entire process. Okay. द साइलेंट वे में जो कि कैलब गोटेलो के द्वारा दिया गया था उनके बुक में द टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1963. इस मेथड में आप कलर स्टिक्स और क्विजिनर रॉड्स जो कि किचन के कुछ सामान का नाम है गाइस, इसमें जो है वो टीचर्स साइलेंट रहते हैं, यानी कि इशारों में पढ़ाते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस. साउंड्स पढ़ाए जाएंगे कलर्स के सहारे, जहाँ प्रोनाउंसिएशन इज़ फंडामेंटल. लर्नर्स के सीखने पर जोर दिया जाएगा. ट्रांसलेशन एंड राइटिंग लर्निंग अवॉइड किया जाएगा, सिर्फ सीखने पर जोर दिया जाएगा. Sixth method is the Suggestopedia. In 1970s, Lezen of a Bulgarian educationalist introduced the term in which the teacher used to create an artistic environment which dream light, music system as well as well-sitting arrangement, so that students can suggest the positive suggestions so the instructor to the instructor. All the limitations of students are
desuggested, and positive suggestions are promoted. Everything should out which is out of entertainment for students. Suggestopedia revolves around the study of suggestology. In the methods, visualization is emphasized. दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट हो, स्टूडेंट्स के लिमिटेशन को ख़त्म करना होगा और पॉजिटिव सजेशंस को एक्सेप्ट करना होगा. इन सजेस्टोपीडिया स्टूडेंट्स हैज़ गिवन द कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट्स with dim lighting and artistic creation in the classrooms. Everything which is disliked by learners, even that syllabus or courses, that remove in reality. आई थिंक ये मेथड सबसे ज़्यादा यूनिक लग रहा है, क्योंकि जब क्लासरूम अट्रैक्टिव होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट्स कंफर्टेबली स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो वो जो सजेशंस देंगे वो पॉजिटिव वे में आएगा. सेवंथ वन इज़ द मेथड द community language. In the method, this is suggested by Charles A. Curran and associates this method linked to bilingual and code switching technique, in which the learners are supposed to be a community member. Teachers or instructor would be a counselor, and learners study material will be the planning by teachers. Only conversations are no textbook, no notebook. Okay, needed in this method. The practice the learning material, we can do group work, translation of preferred languages, recordings, free conversations, listening, analysis. Students could observe the things and reflect in a good way, and all the conversations which will be produced by the students. सो द कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि टीचर को एक सोशल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना होता है, जहाँ टीचर्स गाइड करते हैं एज अ काउंसलर, एंड लर्नर्स उसे एक्वायर या एब्जॉर्ब करते हैं, कोशिश करते हैं एब्जॉर्ब करने की. यहाँ स्टडी मटेरियल में कोई टेक्स्ट बुक नोटबुक नहीं होंगे, बस होती है तो टीचर के साथ कन्वर्सेशन एंड प्लानिंग, एंड conversation has included by the students, activities होती है, group work, translation, free conversations, listening, analysis, and many more. And here the last method is the communicative language teaching. This method was introduced for the disturbance and distraction during the study by learners, so we can interact learners effectively through this, where teacher is a provider and students are participants, based on cooperative rather than an individual teaching method. This is also skill based and function based method, as it depends upon both sides, from teacher as well as learners. Skill development through the method as the capacity of listening, speaking fluently, reading, writing functions. Also, learners can improve their introducing capacity as well as greeting, telling, interrogating habits as much as. This method includes various types of habits development in learners. Instead of this, no other method could give more than a single skill development, but this can improve all side habits like listening, learning, speaking, as well as writing capacity. We can say that these methods are cooperative methods for language teaching approaches. In the sense, यहाँ पर इंटरेक्शन को एम्फसाइज किया जाता है, कॉमन लाइफ की कन्वर्सेशन स्टाइल को एम्फसाइज किया जाता है. ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न एंड यूज़फुल मेथड है इन मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर टीचर आपके फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं. ये जो मेथड है ये दो चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है. एक है लैंग्वेज स्किल एंड लैंग्वेज फंक्शन. ओके, बाकी सभी मेथड्स किसी पार्टिकुलर एरिया पे वर्क कर रहे थे, आपने नोटिस किया, बट इस मेथड में ऑलमोस्ट सभी एरिया पे वर्क किया जा रहा है.
जो कि इसे खास बनाती है, जैसे लैंग्वेज की लिसनिंग स्किल, रीडिंग फ्लुएंटली, राइटिंग फंक्शंस, ग्रीटिंग ग्रीटिंग कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं खुद को वेल तरीके से। सो इसमें चारों स्किल्स को बढ़ावा मिल रहा है। So that's all for today, guys. This is the first part of the video. In the second part we will discuss about